वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली गरम तारे पे रिलीज हुई एक मलयालम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है केरला क्राइम फाइल सीजन 2। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा तो 2022-23 में ही मैंने डाल दिया था, आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सीजन 2 में नया केस शुरू होता है, बस कैरेक्टर्स थोड़े सेम होते हैं। अब इस सीरीज के बारे में बात करें तो टोटल 6 एपिसोड्स है और एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट आधे घंटे के आसपास है। एंड सीरीज थोड़ी अच्छी लगी मुझे, बहुत ही एंगेजिंग से चलने लगती है। सो वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि एक म्यूजियम में बहुत ही जबरदस्त तरीके से चोरी हो चुकी होती है। ऑलमोस्ट 2 करोड़ के एंटिक पीसेस चोरी हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से पुलिस वाले, मीडिया वाले, फोरेंसिक वाले यहाँ पर आकर अपना अपना काम करते रहते हैं। इसी दरमियान में डॉग स्क्वाड वाले भी यहाँ पर आते हैं। पुलिस वालों का एक फेवरेट कुत्ता होता है जिसका नाम होता है तेरी। मतलब इस तेरी का रिकॉर्ड बहुत ही धांसू होता है, इसीलिए डॉग स्क्वाड वाले स्पॉट पर तेरी को लाते हैं। म्यूजियम के अंदर जाने से पहले ये तेरी थोड़ा नखरे दिखाने लगता है, मतलब इतना आसानी से अंदर नहीं जाता। थोड़ा बिस्किट वगैरह खिलाकर इसको म्यूजियम के अंदर लाते हैं। म्यूजियम के अंदर आने के बाद भी तेरी कुछ भी हरकत नहीं कर रहा होता, मतलब अपनी जगह से हिलता ही नहीं। डॉग स्क्वाड वाला बंदा इसको आगे खींचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये तेरी बिना अपना काम किए बहुत ही अजीब सी हरकतें करने लगता है। मतलब एक ही जगह पर गोल गोल घूमने लगता है, किसी जगह पर जाकर बैठ जाता है। देखते ही देखते डॉग स्क्वाड वाले बंदे को ही काट कर इधर उधर भागने लगता है, मतलब उस म्यूजियम को और तहस महस करने लगता है। फाइनली किसी टेबल के पास जाकर वहाँ पर एक नोकीली चीज पड़ी होती है, वह जिस पर पेपर अटकाते हैं ना, उस नोकीली चीज को ये खा लेता है। खैर उसके बाद सीन 1 महीने के बाद शिफ्ट होता है। दूसरे सीन में अमली राजू नाम के एक सीपीओ को दिखाया जाता है, मतलब वही सिविल पुलिस ऑफिसर, जो फिलहाल एक मुजरिम को लेकर कोर्ट के पास जा रहा होता है बस के जरिए से। इस मुजरिम के हाथों में हथकड़ी लगी होती है, जिसकी वजह से ये बंदा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होते रहता है। जर्नी के दौरान वो अमली अपनी सीट किसी बूढ़े बंदे को देता है। उसी वक्त एक पैसेंजर आवाज लगाने लगता है, अरे सर, आप खड़े होकर इस मुजरिम को क्यों बिठाया, आप बैठिए, इसे खड़े करिए। वो बंदा कहने लगता है कि किस साले ने कहा कि मैं मुजरिम हूँ, क्या तुमने देखा मुझे जुर्म करते हुए? अभी तक कोर्ट ने मेरा फैसला नहीं किया। इस मुजरिम का नाम होता है प्रसन्ना। अमली प्रसन्ना को दबाने लगता है, क्या यार चुपचाप तुम बैठे रहो, लेकिन ये प्रसन्ना रुकता ही नहीं। अमली पर, पैसेंजर्स पर चीखने चिल्लाते रहता है। अब प्रसन्ना की बातें सुनने के बाद बाकी पैसेंजर्स इस प्रसन्ना को बहुत मारने पीटने लगते हैं बस में ही। अम्बिली भी किसी को नहीं रोकता, प्रसन्ना को पिटने देता है। खैर थोड़ी देर के बाद वो अम्बिली उस प्रसन्ना को लेकर कोर्ट के पास आता है और थोड़ा टाइम होने की वजह से ये दोनों थोड़ा खाना वाना खाने लगते हैं। बस में पब्लिक ने जिस तरह से प्रसन्ना को मारा पीटा, जिसकी वजह से प्रसन्ना ढंग से खा नहीं पा रहा होता। अम्बिली से यही कहने लगता है कि पब्लिक से पिटना मेरे लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन आज जिस तरह से मैं पिटा वो पब्लिक की मार नहीं है, इंटेंशनली किसी ने मुझे मारा पीटा। और जिन लोगों ने मुझे मारा वो लोग बस में सिर्फ आधे घंटे तक ही थे, मतलब एक स्टॉप से चढ़े और दूसरे स्टॉप पर उतर गए। एक्चुअली वो बस सुपर फास्ट बस होती है, सो चलती बस में ही वो लोग चढ़ गए और चलती बस में ही वो लोग उतर गए प्रसन्ना को मार पीट कर। अम्बली मुस्कुराते हुए कहने लगता है, अरे यार तुम्हारा दिमाग तो बहुत ही तेज चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा मत सोचो, तुम्हारी ज्यादा बकबक करने की वजह से पब्लिक ने तुमको मारा पीटा। इसी बातों ही बातों में उस प्रसन्ना का एक रिलेटिव यहाँ पर आता है, तो प्रसन्ना की तरफ से ये बंदा अम्बिली राजू को माफी मांगने लगता है। खैर ये सब कुछ होने के बाद अम्बिली अपनी बेटी को फोन करने लगता है। एक्चुअली इसकी बेटी ने अम्बिली को फोन दिलवाने के लिए कहा, तो अम्बिली इसी के बारे में अपनी बेटी से बात करने लगता है कि तुम रेडी हो जाओ, मैं आने के बाद हम दोनों मोबाइल शॉप पर जाकर तुम्हारे पसंदीदा फोन खरीदते हैं। और हाँ, एक और बात है, तुम चंद्री आंटी के घर पर जाकर अयप्पन के बारे में पूछो, क्या अयप्पन घर पर आया था या नहीं। लेकिन पहले तो इसकी बेटी वहाँ पर जाने से मना करने लगती है। अम्बिली कहने लगता है, अरे बेटा एक बार जाकर आ जाओ, बस आंटी से मुलाकात करके इधर उधर की बातें करते हुए अयप्पन के बारे में पूछो बस, मैं डायरेक्ट चंद्री आंटी को फोन नहीं कर सकता, तुम आंटी के पास जाकर ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर लो बस। खैर दूसरे सीन में नोबल नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कोची में रहता है। एक्चुअली ये भी एक पुलिस वाला होता है, लेकिन अलग डिपार्टमेंट में। फिलहाल ये नोबल हॉस्पिटल पर आया होता है क्योंकि इसको लगातार छींकें आ रही होती है। डॉक्टर चेकअप करके नोबल से कहने लगती है कि आपको डस्ट एलर्जी हुई है। पूछने लगती है कि आपके घर में पेट्स वगैरह है। नोबल कहने लगता है, हाँ हमारे घर में एक कुत्ता है, हमारे साथ ही रहता है। डॉक्टर कहने लगती है कि शायद वो भी वजह हो सकती है, आप थोड़ा अपने आप को हाइजीनिक तरीके से मेंटेन करिए।
उसके बाद नोबल वापस अपने घर पर आता है। इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है और फिलहाल पुलिस डिपार्टमेंट में काफी सारी चीजें हो रही होती है। सो इसी दरमियान में नोबल को भी किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जा रहा होता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि केरला पुलिस एक बहुत बड़ा डिसीजन ले चुकी होती है। कुछ हायर ऑफिसर्स को ये बात पता लग चुकी होती है कि कुछ पुलिस स्टेशन में कुछ पुलिस वाले क्रिमिनल्स के साथ मिले हुए हैं, जैसे अंडरवर्ल्ड का बिजनेस, ड्रग्स का बिजनेस, रियल एस्टेट का बिजनेस। इसलिए काफी सारे पुलिस वालों को इधर उधर ट्रांसफर कर चुके होते हैं। ऑलमोस्ट 28 पुलिस वालों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड कर चुके होते हैं, उनके बदले कुछ नए पुलिस वालों को पोस्टिंग पर देते हैं। उनमें से ही एक बंदा होता है ये नोबल। दूसरी तरफ एक बंदा उस अम्बली को फोन करके पूछने लगता है कि भाई क्या उस 28 लोगों में से आपका भी नाम है? अम्बली कहने लगता है मुझे नहीं पता यार, और वैसे भी तो ट्रांसफर ही तो है, हमारे पुलिस वालों के लिए ये नॉर्मल बात है। और वैसे मैंने जो तुमको काम सौंपा था उसका क्या हुआ? मतलब अय्यप्पन के फोन को ट्रेस करने के लिए कहा था। तो ये बंदा अम्बली को अय्यप्पन के बारे में ही बताने लगता है। पता चलता है कि अय्यप्पन कल किसी दूसरी जगह पर गया था और काफी सारे गांव घूम के दोबारा इसी गांव पर आ गया, वही अम्बली के गांव पर, टाउन पर। सो ये खबर सुनने के बाद अम्बली राजू शॉक में रह जाता है। मतलब अगर अय्यप्पन वापस यहाँ पर आता तो वो जरूर इससे मुलाकात करता। उसी वक्त अम्बली अपनी बेटी को फोन करके यही बात पूछने लगता है, क्या तुम चंद्री आंटी के घर पर गई थी? इसकी बेटी कहने लगती है नहीं पापा, अभी जा रही हूँ। अम्बली कहने लगता है नहीं नहीं मत जाओ, और हाँ वैसे आज मैं थोड़ा लेट से आऊँगा, तुम अपनी मम्मी के साथ जाकर फोन खरीद लो, मैं तुमको फोन पे कर दूंगा। इस तरह से अम्बली अपना फोन काट देता है। खैर दूसरे दिन किसी DYSP के ऑफिस पर काफी सारे पुलिस वालों की मीटिंग चल रही होती है। ये DYSP यहाँ के सारे पुलिस वालों को अलग अलग पुलिस स्टेशन पर भेजते रहता है, मतलब इनको इंचार्ज देते रहता है। इन्हीं पुलिस वालों में से कुरियन भी होता है। कुरियन और नोबल को एक ही जगह पर पोस्टिंग होती है। एक्चुअली नोबल 5 घंटे ट्रैवल करके यहाँ पर आता है। उससे पहले नोबल किसी दूसरे डिपार्टमेंट में था, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में ही लेकिन अलग। सो पहली बार नोबल को एज ए पुलिस की तरह यहाँ पर पोस्टिंग होती है। नोबल कुरियन से मुलाकात करके कहने लगता है कि सर हमारे पुलिस स्टेशन में भी 2 लोगों का ट्रांसफर हुआ है, मैंने लिस्ट देखा। उसके बाद जब ये दोनों पुलिस स्टेशन पर जाते हैं तो प्रवीण नाम का एक बंदा कुरियन के पास आकर इस पुलिस स्टेशन में जो लोग ट्रांसफर हुए हैं 2 लोग, उनके बारे में बताने लगता है कि एक बंदा तो फिलहाल दूसरी जगह पर है और दूसरे बंदे का नाम है अम्बली राजू। अभी तक वो बंदा पुलिस स्टेशन पर नहीं आया, कल किसी कैदी को लेकर कोर्ट पर गया था। कुरियन कहने लगता है ठीक है, तुम उसके घर को फोन करके पता करो, शायद लीव वगैरह रखी होगी उसने। दूसरी तरफ अम्बली की बेटी और उसकी बीवी एक मोबाइल शॉप पर आते हैं। अम्बली की बेटी एक मोबाइल को सेट करके इसको खरीदने का सोचती है। दुकान वाला बंदा कहने लगता है अरे मैडम आप फोन को ले जाइए, मैं अम्बली सर से बात कर लूंगा। एक्चुअली इस टाउन में काफी सारे लोग इस अम्बली राजू को बहुत ही अच्छी तरह से जानते होते हैं। अब अमाउंट फोन पे करने के लिए अम्बली की बेटी अम्बली को फोन करने लगती है, लेकिन अम्बली अपना फोन पिक ही नहीं करता। प्रवीण जब अम्बली की बेटी को फोन करके अम्बली के बारे में पूछता है तो इसकी बेटी यही कहने लगती है कि मैंने भी अपने पिताजी को फोन किया लेकिन मेरा फोन पिक ही नहीं कर रहे, मुझे तो फोन भी खरीदना था। प्रवीण यही कहने लगता है ठीक है, अगर तुम्हारे पापा घर वापस आएंगे तो फौरन हमें इन्फॉर्म करिए। थोड़ी देर के बाद नोबल जब कुरियन के पास आता है, कुरियन यही बात कहने लगता है कि जैसा तुमने कहा था कि इस पुलिस स्टेशन पर 2 ट्रांसफर ऑर्डर्स आए हैं, लेकिन अम्बली राजू नाम के एक बंदे का कुछ भी पता नहीं चल रहा, कहाँ पर गया वो। इसी बातों ही बातों में सुनील नाम का एक और पुलिस वाला कुरियन के पास आता है। ये बंदा पहले सीजन में भी था। कुरियन को देखकर बहुत खुश होने लगता है। सुनील को भी यहाँ से ट्रांसफर हो चुका होता है, यही बात सुनाने के लिए कुरियन के पास आता है। कुरियन सुनील से भी उस अम्बली राजू के बारे में बताने लगता है कि इस बंदे का भी यहाँ से ट्रांसफर हुआ, लेकिन कल रात से वो नॉट रीचेबल है। सुनील भी शॉक में रह जाता है कि अम्बली भाई तो किसी को बिना बताए कहीं पर नहीं जाते। उसी वक्त अम्बली को फोन करने लगता है ये सुनील। तो उसी वक्त हम ये देखते हैं कि उस अम्बली का फोन किसी सड़क के किनारे नाली के पास गिरा है। खैर दूसरे सीन में एक डॉग रिटायरमेंट होम को दिखाया जाता है, मतलब इसी जगह पर काफी सारे कुत्तों को ट्रेनिंग देते हैं और जो रिटायर होते हैं यहीं पर अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। तो शॉकिंगली इसी जगह पर वो कुत्ता टेरी भी होता है। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया था जो पागलों जैसी हरकत किया। फिलहाल एक डॉक्टर आकर इसका ट्रीटमेंट करती रहती है। कुछ दिनों के बाद इस टेरी का एक अडॉप्शन भी होने वाला होता है, लेकिन इस दरमियान में इसकी हालत बहुत ही बिगड़ चुकी होती है। ये लोग टेरी के मुंह को बांध के रखा होता है, इसलिए नहीं कि ये कुत्ता किसी को काट ले, इसलिए कि ये कुत्ता कोई ना कोई चीज को खाते रहता है। इस टेरी को समझ में ही नहीं आता कि कौन सी चीज खानी है कौन सी नहीं। सो वहाँ का एक बंदा अपने इंचार्ज के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि डॉक्टर ने कहा
कि तेरी का एक्सरे निकालना होगा, तभी कुछ बात समझ में आएगी। इसी जगह पर उस अय्यप्पन को दिखाया जाता है जो अंबली ढूंढते रहता है। एक्चुअली ये सारे सीन्स थोड़े फ्लैशबैक के होते हैं। मतलब कुछ महीनों पहले अय्यप्पन इसी होम में था, यहाँ के कुत्तों की केयरिंग करते हुए, कई खाना वगैरह खिलाना, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो सुनील, कुरियन और नोबुल के पास आकर अंबली के बारे में बताने लगता है। मतलब वही इस टाउन के काफी सारे लोग अंबली भाई को जानते हैं, काफी सारे लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अंबली भाई किसी से भी रिश्वत नहीं लेते। अच्छे अच्छे क्रिमिनल्स को रास्ते पर लाया है अंबली भाई ने। प्रवीण एक लॉयर को फोन करके अंबली के बारे में पूछने लगता है। वही उस दिन अंबली एक क्रिमिनल को कोर्ट के पास लाया था, तो लॉयर भी यही कहने लगता है कि वो केस तो कब का खत्म हो गया। बाद अंबली बस चढ़कर वापस चला गया। ये लॉयर ये भी कहने लगता है कि अंबली को लॉटरी खरीदना बहुत पसंद है। हर शाम उस लॉटरी दुकान पर जाकर कोई न कोई लॉटरी टिकट खरीदते रहता है। प्रवीण यही बात कुरियन को आकर बताने लगता है कि अंबली कोर्ट से निकलकर लॉटरी खरीदने के लिए किसी दूसरी जगह पर गया। कुरियन कहने लगता है ठीक है प्रवीण, तुम उस लॉटरी शॉप पर जाकर इंक्वायरी करो। सुनील से भी रिक्वेस्ट करने लगता है कि सुनील तुम एक और दिन यहाँ पर रुक जाओ। मतलब सुनील आज ही निकलने वाला होता है, लेकिन कुरियन सुनील से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करने लगता है तो सुनील मान जाता है। सो उसके बाद प्रवीण और सुनील उस लॉटरी शॉप के पास जाकर अंबली के बारे में पूछने लगते हैं। तो लॉटरी दुकान वाला यही बात कहने लगता है कि हर रोज अंबली भाई यहाँ पर आकर 10-15 लॉटरी टिकट्स को खरीदते हैं, लेकिन कल राजू भाई ने टिकट्स को नहीं खरीदा, क्योंकि जब टिकट्स खरीदने वाले थे उसी वक्त किसी के साइड से फोन आया। सो फोन में बात करते हुए वो थोड़ा आगे चले गए। उसके बाद वहाँ के एक बूढ़े आदमी से पूछने पर वो बूढ़ा आदमी इन दोनों से यही कहने लगता है, हाँ कल मैंने अंबली सर को देखा था, वो कहीं पर पैदल जा रहे थे। मैंने पूछा भी क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूं, लेकिन अंबली सर ने मना कर दिया। बाद में एक ऑटो पकड़कर कहीं पर जाने लगे। उसी ऑटो को एक कार भी फॉलो करने लगी थी। प्रवीण उस बूढ़े बंदे से पूछने लगता है कि वो गाड़ी ऑटो को ही फॉलो किया, ये तुम्हें कैसे पता। ये बंदा कहने लगता है कि वो गाड़ी काफी देर तक वहीं पर खड़ी रही, ऑटो जाने के बाद ही वो गाड़ी वहाँ से हिली। इस तरह से उस कार का कलर और मॉडल नंबर भी बोलने लगता है। इस तरफ नोबुल और कुरियन को ऐसा लगता है कि इस राजू के मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। नोबुल कहने लगता है कि सर हमें उस राजू के फोन को ट्रैक करना होगा। दूसरी तरफ ये दो पुलिस वाले वही सुनील और प्रवीण उस ऑटो ड्राइवर के पास जाते हैं जिसने कल राजू को पिक किया था। ऑटो ड्राइवर कहने लगता है, हाँ कल राजू सर मेरे ही ऑटो में आए थे, किसी जगह पर मैंने उनको ड्रॉप किया, मेरी ऑटो के पीछे ही एक कार आई। राजू सर उस कार वाले बंदे से बात किया और उसकी गाड़ी में बैठकर कहीं पर चले गए। ये दोनों पूछने लगते हैं क्या तुमको उस गाड़ी का नंबर याद है। ऑटो ड्राइवर कहने लगता है कि नंबर तो मुझे याद नहीं, लेकिन उस कार के ऊपर एक स्टिकर था, वही जो टैक्सी वगैरह चलाते हैं ना, ऐसा स्टिकर। दूसरी तरफ किसी जंगल में हम उसी ब्लू कार को देखते हैं। उस गाड़ी का ड्राइवर अपनी गाड़ी की साफ सफाई करते रहता है। हम ऑडियंस को गाड़ी के ड्राइवर को नहीं दिखाया जाता। दूसरी तरफ पुलिस वाले राजू के फोन को फाइंड आउट कर लेते हैं, वही किसी नाली में पड़ा होता है। नोबुल कुरियन को फोन करके ये बात बताने लगता है कि उस राजू का फोन मिल गया और दिखने में ऐसा लगता है कि जानबूझकर फोन को फेंक दिया, शायद बस से गुजरते हुए फेंक दिया होगा। कि सर एक और बात यह है कि फॉरेंसिक वालों का ये कहना है कि इस मोबाइल के ऊपर कुछ खून के धब्बे लगे हैं। अब पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा सच क्या है। थोड़ी देर के बाद लैब रिपोर्ट्स आ जाते हैं। पता चलता है कि मोबाइल के ऊपर अंबली राजू के ही ब्लड सैंपल्स पाए गए, मतलब वही ब्लड ग्रुप होता है। बाद में नोबुल और एक और पुलिस वाला अंबली राजू के घर पर जाकर उसकी बेटी से मुलाकात करने लगते हैं। राजू की बेटी उस अय्यप्पन के बारे में बताने लगती है कि कल मेरे फादर ने मुझे फोन करके अय्यप्पन के घर पर जाने के लिए कहा। राजू की बीवी से पुलिस वालों को एक और बात भी पता चलती है कि राजू की ऑलरेडी पहले एक शादी हो चुकी होती है, डिवोर्स होने के बाद दूसरी शादी कर ली, और राजू की एक्स बीवी का हस्बैंड ही अय्यप्पन होता है, वही चंद्री। और उसी तरह राजू और अय्यप्पन अच्छे फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं। कुछ भी काम करवाना हो राजू अय्यप्पन से ही मुलाकात करता है। उसके बाद पुलिस वाले उस अय्यप्पन के बारे में थोड़ा इंक्वायरी करने लगते हैं। पता चलता है कि एक्चुअली ये अय्यप्पन पहले क्रिमिनल हुआ करता था, मतलब वही छोटी मोटी चोरियां किया करता था, काफी सारी बार जेल गया था। अब छोटे मोटे क्रिमिनल्स को कोर्ट एक और मौका देती है ताकि ऐसे क्रिमिनल्स बाहर जाकर दोबारा वही काम को ना करे। उसी तरह से अय्यप्पन को भी छोटी मोटी जॉब दे दी, कभी किसी जगह पर ड्राइविंग का काम करता, कभी दूसरी जगह पर कोई और काम करता। फिलहाल ये अय्यप्पन उस डॉग शेल्टर में काम करता है। और उसी तरह इस अंबली राजू ने भी इस अय्यप्पन की बहुत मदद की। नोबुल भी कुरियन से कहने लगता है कि मैंने भी उस अय्यप्पन के बारे में इंक्वायरी किया, वो वही डॉग शेल्टर पर काम कर रहा है, लेकिन रिसेंटली मुझे ये बात पता चली कि वो अय्यप्पन
एक हफ्ते की लीव लेकर अपने होम टाउन पर गया है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि वो अय्यप्पन अपने गांव नहीं गया। कहां पर गया किसी को नहीं पता। नोबुल और एक और पुलिस वाला उस चंद्री के पास जाते हैं, वही अय्यप्पन की बीवी के पास। चंद्री कहने लगती है कि राजू के साथ तलाक होने के बाद मेरी शादी इसी राजू ने अय्यप्पन से करवाई और जब जब राजू हमारे पास आते जाते रहते हैं। नोबुल यही बात कुरियन के पास आकर बताने लगता है और बात भी बताने लगता है कि एक्चुअली राजू भी उस अय्यप्पन को ढूंढ रहा था। काफी सारी बार उस अय्यप्पन को कॉल किया, किसी बंदे से उसका फोन नंबर भी ट्रैक करवाया। जब हमने राजू का फोन हिस्ट्री चेक किया तो कर्नाटका से काफी सारी बार राजू को फोन आए थे। उसी तरह कल अय्यप्पन के मोबाइल से राजू को एक मैसेज आया था, उसमें किसी कार का नाम लिखा था। शायद ऑटो ड्राइवर ने इसी कार के बारे में बताया था, इसलिए राजू उस गाड़ी में बैठकर कहीं पर गया। दूसरी तरफ उस डॉग शेल्टर को दिखाया जाता है। वहाँ का इंचार्ज एक बंदे को बुलाकर कहने लगता है कि कुछ पुलिस वालों ने मुझे कॉल किया, अय्यप्पन के बारे में पूछ रहे थे। शायद कल या परसों वो यहाँ पर आ भी सकते हैं। तुम लोग जल्दबाजी में कुछ मत बताना, मैं संभाल लूंगा। तभी हमको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि ये इंचार्ज किसी के कब्र के पास खड़ा होता है। मतलब उसी डॉग शेल्टर होम के पीछे किसी को दफना चुके होते हैं ये लोग। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर एक लड़के को दिखाया जाता है। स्कूल में जब ये लड़का पढ़ाई कर रहा होता है तो हर रोज एक कुत्ता इसके पास आता है। लंच के टाइम ये लड़का और ये कुत्ता एक साथ खाना खाते रहते हैं। ये देखकर बाकी लड़के उस लड़के का मजाक उड़ाते रहते हैं कि लगता है ये कुत्ता इसका भाई है, इसलिए दोनों एक साथ खाना खाते हैं। उसी वक्त एक बॉल इस लड़के के पास आने पर उस लड़के का कुत्ता बॉल को लेकर इधर उधर ग्राउंड में भागने लगता है। ये देखकर बाकी लड़के उस कुत्ते को मारने की कोशिश करने लगते हैं। अपने कुत्ते को पिटता हुआ देख वो लड़का सारे लड़कों को बहुत जबरदस्त तरीके से मारने पीटने लगता है। एक बहुत ही हाई लेवल की फाइट चलती है यहाँ पर। थोड़ी देर के बाद वहाँ का हेड मास्टर इस लड़के को छोटी सी पनिशमेंट देने लगता है। ये भी कहने लगता है कि इसका बाप भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। सुनील की बीवी और उसकी बेटी सुनील का इंतजार करते रहते हैं। सारे सामान अपने घर से निकाल चुके होते हैं दूसरी जगह पर शिफ्ट होने के लिए। सुनील की बीवी सुनील को फोन करके इसी के बारे में पूछने लगती है कि आप कब आओगे। अब कुरियन ने तो सुनील से कहा था ना कि तुम एक और दिन रुक जाओ। अपनी बीवी से यही कहने लगता है कि फिलहाल तुम दोनों निकल जाओ, मैं कल ही आ पाऊंगा। खैर उसी वक्त कुछ पुलिस वाले अजय विलियानी नाम के एक बंदे को बहुत ही सीक्रेट तरीके से कुरियन और नोबुल के पास लाते हैं। बात यह है कि कुछ दिनों पहले अंबली राजू ने मिट्टी खुदाई के कॉन्ट्रैक्ट में इस अजय विलियानी से कांटेक्ट किया। मिट्टी खुदाई का भी एक अलग माफिया होता है, कुछ लीगल इलीगल काम होते रहते हैं। इस मामले में मिथिलाज नाम का एक बंदा भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन शायद वो कॉन्ट्रैक्ट मिथिलाज को नहीं बल्कि अजय विलियानी को आया होता है। कुरियन पूछने लगता है कि इस डीलिंग में अंबली राजू को कितना कमीशन मिला। अजय विलियानी कहने लगता है राजू सर को कोई भी खरीद नहीं सकता, आपने उनका घर देखा ही होगा। अगर वो कमीशन रिश्वत लेते तो उनके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती। कुरियन कहने लगता है कि जब हमने राजू के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया तो उसमें कर्नाटका का एक नंबर था, सेम वही नंबर मिथिलाज की कॉल हिस्ट्री में भी था। अजय विलियानी कहने लगता है कि मिथिलाज को कर्नाटका में काफी सारी डीलिंग्स है, जैसे गोल्ड स्मगलिंग, हवाला के पैसे, ऐसे काफी सारे। उसी वक्त नोबुल को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मिथिलाज क्राइम ब्रांच पर आकर सरेंडर हो गया। पुलिस वाले ये बात अजय विलियानी को नहीं बताते क्योंकि ये दोनों एनिमीज होते हैं। दूसरी तरफ अलवा में मनोज नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। फिलहाल इस मनोज की हिरासत में 3 लोग होते हैं। ये तीनों कौन है हमको आगे पता चलेगा। मनोज का हायर ऑफिसर मनोज के पास आकर कहने लगता है कि जब तक ये मामला सुलझा नहीं जाता तब तक ये बात कॉन्फिडेंशियल ही रखो, मतलब ये मीडिया वगैरह का चक्कर मत रखो, पहले सारी बात क्लियर होने दो। पुलिस वाले उन तीनों को पुलिस क्लब में रखा होता है। उसी वक्त वो नोबुल इस मनोज के पास आता है। अलवा, मनोज और नोबुल ऑलरेडी एक दूसरे को जानते होते हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि नोबुल उन तीनों के बारे में जानने के लिए ही यहाँ पर आया होता है। सो मनोज उन तीनों के बारे में नोबुल को बताने लगता है। एक्चुअली कल रात मनोज और उसकी टीम किसी जगह पर पेट्रोलिंग करते रहते हैं। उसी वक्त मनोज को एक गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक गाड़ी में 3 लोग हैं जो बैंगलोर से केरला आ रहे हैं। गाड़ी का नंबर देखकर मनोज उस गाड़ी को रुकाने लगता है। एक्चुअली वो तीनों कर्नाटका के पुलिस वाले ही होते हैं। ये तीनों एक सस्पेक्ट को अरेस्ट करने के लिए केरला आए होते हैं। एक बंदा मनोज से कहने लगता है कि एक्चुअली फाइनेंशियल मैटर में कुछ फ्रॉड चला और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमारा सस्पेक्ट केरला पर आया है। मनोज पूछने लगता है क्या मैं उन सस्पेक्ट का नाम जान सकता हूँ, तो ये तीनों बताने से मना करने लगते हैं कि सर इट्स ए कॉन्फिडेंशियल। इन तीनों को देखकर मनोज को शक होने लगता है।
सस्पेक्ट और कोई नहीं, खुद ये 3 पुलिस वाले होते हैं। कुछ इलीगल डीलिंग करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। जब मनोज इनकी गाड़ी चेक करता है तो इनके पास 20 लाख रुपए मिलते हैं। उन तीनों कर्नाटका पुलिस वालों से पूछताछ करने पर यह बात पता चली कि इस 20 लाख में से 10 लाख मिथिलाज ने दिया और बाकी 10 लाख अमली राजू ने दिया। नोबल कहने लगता है कि कल ही वो मिथिलाज सीबीआई ऑफिस पर आकर सरेंडर हो गया। मनोज पूछने लगता है वो क्यों सरेंडर हो गया। नोबल कहने लगता है अगर वो बाहर रहेगा तो दूसरे गैंग वाले उसे मार देंगे, इसलिए जेल के अंदर रहना ही बेहतर समझा उसने। नोबल यही सोचने लगता है कि उस राजू के पास 10 लाख रुपए कैसे आए होंगे, वो तो ना रिश्वत लेता है ना कमीशन। दूसरी तरफ नोबल का एक टीम मेंबर उस डॉग शेल्टर पर आता है उसी अय्यप्पन के बारे में थोड़ा पूछताछ करने के लिए। सो वो पुलिस वाला वहाँ के कुत्तों के बारे में, स्टाफ के बारे में थोड़ा इंक्वायरी करके वहाँ से चला जाता है। अय्यप्पन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ कुरियन सीबीआई ऑफिस पर आता है उस मिथिलाज से मिलने के लिए जो सरेंडर हुआ। पूछने लगता है कि मैंने सुना है कि राजू ने जो मीडियन का काम किया उसमें तुम खुश नहीं हो। मिथिलाज कहने लगता है हाँ सर, ये बात तो सच है, वो डीलिंग मुझे आनी चाहिए थी। राजू सर ने वो डीलिंग अजी को दे दिया, लेकिन उसके बदले मुझे एक और बहुत ही अच्छा ऑफर दिया। कुरियन पूछने लगता है इसमें राजू को क्या फायदा। मिथिलाज कहने लगता है अरे सर, उनको कुछ भी फायदा नहीं, मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने उनसे हेल्प मांगी, उन्होंने मुझे डील सेट करवा दिया। अमली राजू के काफी सारे कॉन्टैक्ट्स है, बस इतना ही उन्होंने मेरे लिए किया। लेकिन पता नहीं कैसे कर्नाटका पुलिस वाले एक केस को फॉलो अप करते हुए अमली राजू के पास पहुंच गए। जब उन लोगों को ये बात पता चली कि राजू भी एक पुलिस वाले हैं तो उन्होंने ज्यादा अमाउंट में रिश्वत मांगी। एक्चुअली यहाँ पर सिंपल से बात करें तो कर्नाटका पुलिस वाले एक केस के सिलसिले में केरला पर आते हैं। इनके लिस्ट में 6 या 7 स्मगलिंग करने वाले बंदे होते हैं, उनमें से मिथिलाज और अजय विलियानी भी होता है। तो इसी दरमियान में इनके सामने राजू का नाम भी आता है। तो राजू का नाम लिस्ट से हटाने के लिए राजू से रिश्वत मांगने लगे। अब इतने सालों तक राजू ने इज्जतदार की जिंदगी जी, रिटायरमेंट के स्टेज पर आकर ये अपना नाम खराब नहीं करना चाहता, इसलिए राजू पैसे एडजस्ट करके उन पुलिस वालों को दे दिया। जब कर्नाटका के पुलिस वाले वहाँ से जाने वाले थे, मनोज के हाथ लग गए। यही सारी बातें वो 3 पुलिस वाले मनोज और नोबल को भी बताते रहते हैं। ये पुलिस वाले एक और बात भी बताने लगते हैं कि अम्बली राजू एक ब्लू कार में आए थे उन तीनों पुलिस वालों को पैसे देने के लिए। ड्राइविंग सीट पर कौन था इन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया। उसके बाद नोबल प्रवीण को फोन करके एक पेट्रोल पंप का एड्रेस बताकर वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहता है। मतलब वो ब्लू गाड़ी राजू को अपनी गाड़ी में बिठाने के बाद कहाँ पर गई, किस रूट पर गई, वो फाइंड आउट करने के लिए कहता है। सो उसके बाद पुलिस वाले उसी पेट्रोल पंप के आसपास छानबीन करना स्टार्ट करने लगते हैं, मतलब उस ब्लू कलर की गाड़ी को ढूंढने लगते हैं। दूसरे दिन सुबह होने के बाद कोच्चि में जब म्युनिसिपालिटी वाले सड़क को साफ कर रहे होते हैं तो एक बंदी एक कटी हुई उंगली को देखती है। वो बंदी फटाफट से पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने लगती है। उसके बाद सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर उसी स्कूल वाले लड़के को दिखाया जाता है। फिलहाल ये लड़का घबराते हुए कहीं पर भागते रहता है। किसी जगह पर जाकर देखने पर इस लड़के का फादर नीचे पड़ा होता है। शायद इस लड़के के फादर को सांप ने काट लिया। वहाँ पर काफी सारी भीड़ होती है, लेकिन एक भी बंदा इस लड़के के फादर को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा होता। उल्टा वहाँ के लोग उस लड़के के फादर को पत्थरों से मार मार कर फाइनली मार ही देते हैं। उस इंसानों की भीड़ में सिर्फ वो काला कुत्ता उस लड़के के फादर के पास जाकर उसको उठाने की कोशिश करते रहता है, लेकिन अफसोस कुछ भी फायदा नहीं होता। खैर प्रेजेंट डे पर कुरियन और नोबल डीवाईएसपी के पास जाकर उन कनाडा पुलिस वालों के बारे में बताने लगते हैं, वही केस के सारे डिटेल्स बताने लगते हैं। डीवाईएसपी भी कहने लगता है कि फिलहाल इस मामले को यहीं पर रहने देते हैं, पहले हम लोगों को उस अम्बली राजू के बारे में पता करना होगा। कुरियन अपना एक व्यू बताने लगता है उस डीवाईएसपी को, मतलब जब कनाडा पुलिस वालों ने अम्बली राजू को ब्लैकमेल किया तो पैसे अरेंज करने के लिए राजू अय्यप्पन से कांटेक्ट किया होगा। अब अय्यप्पन तो ऑलरेडी चोर होता है ना, शायद उसी ने पैसों को जुगाड़ करके वो पैसे राजू को दिया होगा। डीवाईएसपी कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो रिसेंटली जो थेफ्ट केसेस आए हैं वहाँ से शुरुआत करो, कुछ लीड मिल सकती है। उसके बाद पुलिस वाले अय्यप्पन के फोन नंबर को ट्रैक करने पर यह बात पता चलती है कि लास्ट टाइम अय्यप्पन के फोन नंबर से अम्बली राजू को मैसेज आया था, उसके बाद अय्यप्पन का फोन डीएक्टिवेट हो गया। और उसी तरह पुलिस वाले ये भी चेक करने लगते हैं क्या रिसेंटली कोई ब्लू कलर की गाड़ी मिस हुई या तो फिर चोरी हुई। उस ब्लू कलर की रियोट को ढूंढते रहते हैं।
उसके बाद कुरियन और नोबुल उस अयप्पन की बीवी मतलब वही चंद्री को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर अयप्पन के बारे में पूछने लगते हैं, हल्के से थोड़ा डरा धमकाकर। सो चंद्री कुछ दिनों पहले क्या हुआ वो पुलिस वालों को सुनाने लगती है। एक रात अंबली राजू अयप्पन के घर पर आया था और कर्नाटका के पुलिस वालों ने जो इसके साथ ब्लैकमेल किया वो सारी बात अयप्पन को सुनाने लगता है। अयप्पन इसको एक सलाह देने लगता है कि तुमने मिथिलाज की मदद की तो मिथिलाज से ही बाकी पैसे पूछो ना, लेकिन राजू किसी से पैसे नहीं लेता, मना कर चुका होता है। अमली राजू अच्छे से सोच के अयप्पन से कहने लगता है कि पैसे तुम ही एडजस्ट कर सकते हो, मेरे पास एक रास्ता है। इस तरह से ये दोनों कुछ कोडिंग लैंग्वेज में बात करने लगते हैं। मतलब राजू कहने लगता है कि वो काम करने के बाद जो पैसे आते हैं थोड़े पैसे मुझे दे दो और बाकी पैसे तुम ही रख लो यार। अयप्पन इस काम के लिए टोटली मना करने लगता है, लेकिन फाइनली राजू अयप्पन को मनवा लेता है। तो प्रेजेंट डे पर चंद्री पुलिस वालों से यही बात कहते हुए कहने लगती है कि उन दोनों के बीच किस काम के बारे में बात हुई ये मुझे नहीं पता। दूसरे दिन ही अयप्पन दूसरे गांव पर चला गया। इसके 4 दिनों के बाद अयप्पन चंद्री को फोन करके इसको भी यहाँ पर आने के लिए कहा कि हम दोनों यहाँ पर आकर अच्छे से जिंदगी गुजारेंगे, कब तक हम उस राजू की बात को मानते रहेंगे। लेकिन चंद्री अयप्पन के पास जाने से मना करने लगती है। ये भी कहने लगती है कि राजू ने हमारे ऊपर काफी सारे एहसानात किया, अयप्पन के ऊपर से काफी सारे केसेस हटा दिया, एक फैमिली दी, घर दिया। अब अयप्पन भी कुछ ना करते हुए वो वापस अपने गांव पर जाने लगता है। दूसरी तरफ फाइनली 2 पुलिस वालों को वो ब्लू कलर की कार मिल जाती है, किसी रेलवे स्टेशन के पास पार्क की होती है। तो वो पुलिस वाला फटाफट से नोबुल को फोन करके इसी गाड़ी के बारे में बताने लगता है। नोबुल कहने लगता है ठीक है, पहले आप उस गाड़ी के ओनर के बारे में पता करो। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ मनोज उस कुरियन को फोन करके उस कटी हुई उंगली के बारे में बताने लगता है। सो उस कटी हुई उंगली को लैब पर भेजा जाता है। दूसरे दिन रिपोर्ट्स आने के बाद ये बात पता चलती है कि इंसान को मारने के बाद ये उंगली काटी गई है। ब्लड ग्रुप तो राजू के ब्लड ग्रुप से मैच हुआ, लेकिन और कंफर्मेशन के लिए राजू का ब्लड सैंपल जरूरी है। जहाँ पर उंगली मिली होती है पुलिस वालों ने ऑलरेडी वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक कर चुके होते हैं। पता चलता है कि वहाँ पर कोई रुका नहीं, कोई गाड़ी गुजरी नहीं, कोई बंदा भी वहाँ पर आया नहीं, मतलब कुछ फेंकने के लिए। लेकिन पुलिस वालों को जब ये उंगली मिली थी तो थोड़ी गीली थी। नोबुल भी सेपरेटली कल रात का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है। दूसरी तरफ फॉरेंसिक वाले उस ब्लू गाड़ी के पास आकर अपनी तरीके से एग्जामिनेशन करते रहते हैं। पता चलता है कि इस गाड़ी को अच्छे से धोया गया है और इसी तरह कुछ ब्लड सैंपल्स भी मिलते हैं। इस तरफ नोबुल कल रात का सीसीटीवी फुटेज चेक रहा होता है तो इसको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि उस रास्ते से इंसान तो नहीं गए, लेकिन एक गली का कुत्ता वहाँ पर थोड़ी देर रुककर वापस वहाँ से चला गया। नोबुल अंदाजा लगाने लगता है कि शायद वो गली का कुत्ता कहीं पर जाकर इंसान का गोश्त खाया होगा और इंसान की उंगली डाइजेस्ट नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर आकर वॉमिटिंग कर दिया। इसलिए उस उंगली के ऊपर थोड़ा चिकना चिकना कुछ था। थोड़ी देर के बाद लैब रिपोर्ट्स आने के बाद ये बात पक्का कंफर्म हो जाती है कि कुत्ते ने उस उंगली को वॉमिटिंग किया। उसके बाद नोबुल एक एक्सपर्ट को बुलाकर उस उंगलियों के फोटोग्राफ्स को दिखाकर इसके बारे में पूछने लगता है। तो वो बंदा उस उंगली को देखकर नोबुल से कहने लगता है कि शायद वो गली का कुत्ता उस उंगली को खाने के 10 मिनट के बाद इसको वॉमिटिंग कर दिया होगा, मतलब वो उंगली थोड़ी ही डाइजेस्ट हुई। यह जानने के बाद नोबुल मनोज को अपना एक छोटा सा आइडिया बताने लगता है। वो ये कि जिस जगह से वो कुत्ता उस उंगली को वॉमिट किया, अगर हम उस कुत्ते को फॉलो करेंगे तो पता लगा सकते हैं कि वो कुत्ता उस उंगली को कहां से लेकर आया था। मतलब कुछ एरियाज के सीसीटीवी फुटेज हासिल करके अगर हम उस कुत्ते को फॉलो करते रहेंगे तो शायद कुछ पता लग सकता होगा। मतलब एक्चुअली नोबुल रूट मैप पता करने की बात करता है। सो आइडिया अच्छा है समझकर पुलिस वाले आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेजेस हासिल करने लगते हैं। दुकानों की, सुपरमार्केट की, रेस्टोरेंट की, सब कुछ। काफी सारे पुलिस वाले इसी काम पर लग जाते हैं। सो जिस जिस कैमरे में वो कुत्ता नजर आते रहता है उस फुटेज को सेव करते रहते हैं साइड में। सो बहुत देर तक ट्रैक करने के बाद पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली वो कुत्ता एक बंद पड़े स्टेडियम के अंदर से आया। मतलब काफी दिनों से ये स्टेडियम बंद पड़ा होता है, आसपास के लोग यहाँ पर आकर कचरा वगैरह डालते रहते हैं। उसके बाद क्या था, दूसरे दिन फॉरेंसिक वाले उस स्टेडियम के पास जाकर अपना काम शुरू कर देते हैं। सो फॉरेंसिक वालों को उस स्टेडियम के अंदर किसी जगह पर कुछ ब्लड सैंपल्स मिलते हैं। खैर उसके बाद नोबल और उसके टीम मेंबर्स अगस्टिन नाम के एक बंदे के पास जाते हैं। एक्चुअली पुलिस वालों को जो ब्लू कार मिली होती है ना, वो इसी अगस्टिन की होती है। कुछ दिनों पहले अगस्टिन ने अपने कार की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। नोबल इस अगस्टिन से पूछने लगता है कि तुमने तो अपनी गाड़ी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी, लेकिन उसके बाद उसकी कोई भी अपडेट नहीं पूछी पुलिस स्टेशन पर जाकर। इस तरह से थोड़ा डरा धमकाकर पूछने लगते हैं।
क्या तुमको अयप्पन पता है? डर के मारे अगस्तीन पुलिस वालों को कुछ सच्चाइयाँ बताने लगता है। कुछ दिनों पहले अयप्पन इस अगस्तीन के पास आया था। एक्चुअली ये अगस्तीन भी पहले चोर हुआ करता था, अब सारी चीजें छोड़कर शराफत की जिंदगी जी रहा है। तो अयप्पन इस अगस्तीन के पास आकर इसकी गाड़ी मांगी। बस यही कहने लगा था कि मुझे दूसरे गांव पर जाना है। अब अयप्पन इसका फ्रेंड होने की वजह से अगस्तीन ने अयप्पन को अपनी गाड़ी दे दी। उसके बाद अयप्पन ने अगस्तीन को फोन करके ये कहा कि तुम 2 दिनों के बाद पुलिस स्टेशन पर जाकर अपनी गाड़ी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दो, और उसी तरह तुम्हारी गाड़ी मैंने एक रेलवे स्टेशन के पास पार्क करके रखा है। डरो मत, तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी। पुलिस वाले खुद वो गाड़ी तुम्हें लाकर दे देंगे। एक्चुअली अयप्पन ये चाहता है कि किसी भी मामले में ये अगस्तीन ना फंसे, इसलिए गाड़ी की कंप्लेंट देने के लिए कहा। उस गाड़ी के साथ अयप्पन ने क्या किया इसको कुछ भी आइडिया नहीं। उसके बाद नोबल कुरियन से मुलाकात करके ये कहने लगता है कि सर मुझे लगता है कि वो डॉग शेल्टर वाले हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अगर वहाँ के इंचार्ज से थोड़ा पूछताछ करेंगे तो कुछ पता लग सकता है। तो उसी वक्त कुरियन एसपी को फोन करके इसकी परमिशन ले लेता है। दूसरी तरफ 2 पुलिस वाले एक सेंट्रल जेल पर आते हैं। मतलब उस अगस्तीन से पुलिस वालों को एक एजेंट के बारे में पता चलती है। जब अयप्पन और अगस्तीन चोर हुआ करते थे, ये लोग चोरी किए हुए माल को किसी एजेंट के जरिए से दूसरी पार्टी को बेचते रहते हैं। तो शायद अयप्पन उसी एजेंट के पास गया होगा। अब फिलहाल वो एजेंट इसी जेल में होता है। उसी एजेंट से मिलने के लिए 2 पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं। ये 2 पुलिस वाले एक्चुअली कोयम्बतूर पर आते हैं, तमिलनाडु। इस एजेंट का नाम होता है सेल्वराज, जो एक बूढ़ा बंदा होता है। तो सेल्वराज दोनों पुलिस वालों से ही कहने लगता है कि हाँ, अयप्पन मेरे पास आया था, उसकी डील को मैंने ही सेट किया। किसके साथ सेट किया ये नहीं बताता, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। पुलिस वाले पूछने लगते हैं ठीक है, अयप्पन ने तुम्हारे पास कौन सा आइटम लेकर आया था? सेल्वराज कहने लगता है कोई एंटिक पीस थी, मतलब एक पुरानी ऑर्नामेंट थी, कीमत होगी तकरीबन 15 या 20 लाख रुपए। उसी दिन अयप्पन की डील खत्म करके अयप्पन केरला वापस चला गया। यहाँ पर मैं आपको एक और शॉकिंग बात बताता हूँ कि ये बूढ़ा सेल्वराज एक पोक्सो केस में जेल में होता है। दूसरी तरफ वो डॉग शेल्टर वाला इंचार्ज पुलिस स्टेशन पर आता है और एक रात उस शेल्टर में क्या हुआ कुरियन और नोबल को बताने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। टेरी को डिनर देने के बाद वहाँ का एक बंदा टेरी के पास जाने लगता है कुछ मेडिसिन वगैरह देने के लिए। चाबियों के रैक में देखने पर जिस ब्लॉक में टेरी होता है वहाँ की चाबी मौजूद नहीं होती। सोचने लगता है कि दूसरा बंदा गया होगा मेडिसिन देने के लिए। इस तरह से वो बंदा उस टेरी के ब्लॉक पर जाने लगता है। तो शॉकिंगली टेरी के ब्लॉक में ये अयप्पन को देखता है। टेरी के साथ कुछ कर रहा होता है। फटाफट से वो अयप्पन वहाँ से भाग निकलता है। जब ये बंदा उस ब्लॉक में जाकर देखता है तो टेरी मर चुका होता है। अयप्पन ने उस टेरी का पेट काट चुका होता है। ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उस टेरी की मौत हो जाती है। तो वहाँ का इंचार्ज अपनी सारी स्टाफ को बुलाकर कहने लगता है कि अगर ये बात बाहर पड़ेगी, मतलब इनके हायर ऑफिसर्स को ये बात पता चलेगी, तो सारे लोगों की जॉब जा सकती है। इसलिए इसी मामले को यहीं पर दबा देना होगा। बाद में हम उस अयप्पन के बारे में सोचेंगे। इसलिए वहाँ के लोग उस टेरी की डेड बॉडी को उसी किसी जगह पर दफना देते हैं और रिपोर्ट में ये लिख देते हैं कि टेरी की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। सो यही सारी बातें वो इंचार्ज कुरियन और नोबल को सुनाते रहता है। इसकी बातें सुनने के बाद कुरियन इस इंचार्ज को बहुत डांटने लगता है कि अगर ये बात पहले हमें इन्फॉर्म कर देते तो अयप्पन हमारे कब्जे में होता। अब किसी को भी पता नहीं होता कि अयप्पन ने उस टेरी को क्यों मारा। हालांकि अयप्पन कुत्तों से बहुत प्यार करते रहता है। उसी वक्त एक और पुलिस वाला इनके पास आकर एक शॉकिंग न्यूज बताने लगता है कि सर उस पुराने स्टेडियम में 2 ब्लड सैंपल्स पाए गए। एक है अंबली राजू का और दूसरा अयप्पन का, जिसका मतलब शायद ये दोनों मर चुके हैं। उसके बाद मनोज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नोबल को एक स्टोरी सुनाने लगता है। अंबली राजू को पैसे चाहिए था और राजू ने अयप्पन से मदद मांगी और अयप्पन ने पता नहीं क्या किया, कोई चीज को चुराकर कोयम्बतूर पर ले जाकर एक डीलिंग करके पैसे हासिल कर लिया। कोयम्बतूर जाने के लिए अयप्पन ने अगस्तीन की कार इस्तेमाल की। जब अयप्पन गाड़ी लेकर वापस केरला आ रहा था तो रास्ते में कोई इसको मिल गया होगा। अयप्पन को डराने धमकाने के बाद अयप्पन ने अंबली राजू का नाम ले लिया। मतलब शायद जाने अनजाने में राजू और अयप्पन ने किसी का कुछ बिगाड़ा होगा। शायद वो बंदा उसका बदला लिया होगा उन दोनों को मार के। अब वो बंदा वही कार लेकर अंबली राजू के पास आया। अयप्पन के फोन से राजू को मैसेज किया। अंबली राजू से ये कहा होगा कि मुझे अयप्पन ने भेजा। इस तरह से वो पैसे राजू को दे दिया होगा। इस तरह से ये दोनों एक अजम्पशन लगाने लगते हैं कि इस केस में ऐसा ही हुआ होगा। खैर दूसरे दिन नोबल और एक और पुलिस वाला डॉग स्क्वाड के इंचार्ज के पास जाते हैं
उस कुत्ते टेरी के बारे में थोड़ा पूछताछ करने के लिए। तो ये बंदा इन दोनों को कुछ बातें बताने लगता है कि म्यूजियम के रॉबरी के टाइम डॉग स्क्वाड वाले टेरी को ले गए थे, लेकिन टेरी ने वहाँ पर बहुत ही अजीब की हरकतें की। बाद में टेरी को चेकअप के लिए भेजे जाने पर यह बात पता चली कि टेरी को अल्जाइमर्स था, मतलब टेरी ने चीजें पहचानने की शक्ति खो दी। टेरी ने इवन अपने ओनर को भी भूल गया था। टेरी को डॉग शेल्टर पर भेज दिया गया। एक बार मैं टेरी को देखने के लिए गया था, सच में उसकी हालत बहुत ही बुरी थी। कुछ दिनों के बाद मुझे ये बात पता चली कि टेरी मर गया। उसके बाद नोबल अपने टीम मेंबर से कहने लगता है कि मुझे उस म्यूजियम के फोटोग्राफ्स देखना है, टेरी की हरकतें भी देखनी है। तो सारे फोटोज अरेंज होने के बाद तो नोबल एक के बाद एक सारे फोटोज देखने लगता है और उसी तरह म्यूजियम का वीडियो क्लिप भी। कुरियन और नोबल उस वेटरनिटी डॉक्टर से भी मुलाकात करते हैं जिसने टेरी का ट्रीटमेंट किया। ये डॉक्टर कहने लगती है कि उस म्यूजियम के हादसे के बाद टेरी को मेरे पास लाया गया तो टेरी ने अपनी याददाश्त खो दिया था, कौन सी चीज खाए ना खाए सब कुछ भूल गया था। जब मैंने उसका एक्सरे निकाला था तो उसके पेट में काफी सारे सामान पाए गए, मतलब टेरी ने म्यूजियम में थोड़ा बहुत हंगामा किया था। उस वक्त इसने काफी सारी चीजें खा लिया, जैसे पिन होल्डर, ग्लास के टुकड़े एक्सेट्रा। टेरी के पेट में एक राउंड सी चीज भी दिखी, मुझे लगता है ये कोई रिंग होगी। मैंने सोचा था कि टेरी का ऑपरेशन करके ये सारी चीजें निकालूं, लेकिन टेरी ऑलरेडी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था। एक और बात अच्छे से कंफर्म करने के लिए मैंने म्यूजियम के मिसिंग लिस्ट को देखा तो उस लिस्ट में एक पुरानी एंटिक रिंग भी थी, शायद वही रिंग टेरी के पेट में थी। डॉक्टर कुरियन से ये भी कहने लगती है कि टेरी का ऑपरेशन करने के लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। मैंने सोचा कि बीमार कुत्ते के ऊपर कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा, लेकिन जब तक मैं कोई डिसीजन लेती दूसरे दिन ही मुझे ये बात पता चली कि टेरी मर गया। कुरियन इस डॉक्टर से अय्यप्पन के बारे में पूछने लगता है। डॉक्टर कहने लगती है कि अय्यप्पन वहाँ पर एज ए ड्राइवर की तरह काम करता था, मैं उसको ऑलमोस्ट 6 सालों से जानती हूँ। वही हमेशा मुझे पिक एंड ड्रॉप करने के लिए आया करता था। रिसेंटली मुझे वहाँ के इंचार्ज से ये बात पता चली कि अय्यप्पन ने ही उस टेरी को मार दिया। खैर उसके बाद नोबल वापस अपने घर पर आकर अपने कुत्ते के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते रहता है। तभी इसके दिमाग में एक बात खनकती है। फटाफट से प्रवीण को कॉल करके कहने लगता है कि मुझे टेरी के हैंडलर्स के बारे में जानना है। दूसरे दिन नोबल और प्रवीण सुधी नाम के एक बंदे से मिलने के लिए जाते हैं। सुधी की बातों से इन दोनों को काफी सारी बातें पता चलती है। म्यूजियम के हादसे के बाद सुधी को सस्पेंड कर दिया गया 6 महीनों तक, और एक्चुअली एक डॉग की सर्विस 8 साल तक होती है। डॉग के साथ साथ उसका ओनर भी रिटायर हो जाता है। अगर वो दोबारा जॉब में ज्वाइन होना चाहता है तो नए डॉग के साथ हरियाणा पर जाकर ट्रेनिंग लेकर दोबारा जॉब में ज्वाइन होना पड़ेगा। वो ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 9 महीने तक होगी, लेकिन सुधी दोबारा ये ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता है क्योंकि टेरी के साथ इसका बहुत ही अच्छे से अटैचमेंट होता है। नए डॉग के साथ दोबारा अटैचमेंट मतलब इससे ना हो पाएगा। कुछ हैंडलर्स कुत्ते रिटायर होने के बाद उसी कुत्ते को अडॉप्ट कर लेते हैं बिना शेल्टर होम पर भेजे। सुधी एक और शॉकिंग बात बताने लगता है कि एक्चुअली एक कुत्ते के 2 हैंडलर्स होते हैं, मतलब 2 ओनर्स। टेरी का दूसरे हैंडलर का नाम होता है जेसमन। वही जेसमन टेरी को अडॉप्ट करना चाहता था, लेकिन इसी दरमियान में उस टेरी की तबीयत बिगड़ गई, अपने ओनर्स को ही भूल गया, अनाप शनाप खाने लगा। सिंपल से बात कहे तो टेरी गजनी हो गया था, कुत्ता गजनी। नोबल पूछने लगता है टेरी को ये बीमारी सडनली नहीं आई होगी, ऑलरेडी जेसमन को ये बात पता लग चुकी होगी। सुधी कहने लगता है हाँ सर, आपने सही कहा। कुछ महीनों पहले हम टेरी को लेकर नक्सल्स के एरिया में गए थे। उस वक्त टेरी ने बॉम्ब को अपने मुंह में ले लिया था। अगर वो जोर से दबा देता तो उसी वक्त वो बॉम्ब फट जाता। बहुत ही मुश्किल से टेरी ने उस बॉम्ब को फेंक दिया। तो उसी वक्त जेसमिन ने भाप लिया था कि टेरी के साथ कुछ गड़बड़ है। अगर ये बात अपने हायर ऑफिसर्स को बताएगा तो टेरी को जॉब से निकाल देंगे, जेसमिन भी अपनी जॉब खो देगा। एक्चुअली मेरे से ज्यादा जेसमिन टेरी के करीब था। उसके बाद म्यूजियम का इशू आने के बाद जेसमिन और मुझे सस्पेंड कर दिया गया। नोबल पूछने लगता है कि अब ये जेसमिन कहाँ पर है। सुधी जेसमिन का एड्रेस बताने लगता है और जब जब उससे बातचीत भी होती रहती है। 2 पुलिस वाले उस जेसमिन के घर पर जाकर थोड़ा इंक्वायरी करने लगते हैं। पता चलता है कि काफी दिनों से जेसमिन इस घर पर नहीं आया और उसी तरह जेसमिन इस घर में अकेला रहता था। इसका कोई अपना नहीं है इस गाँव में। तो ये जानने के बाद नोबल सुधी से कहने लगता है कि तुम जेसमिन को फोन करो। सुधी उसी तरह से जेसमिन को फोन करके स्पीकर पर रखता है। बस ऐसे ही कैजुअली बात करने लगता है कि यार तुम कैसे हो, कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो। जेसमिन यही कहने लगता है कि मैं फिलहाल अपने घर पर हूँ। इस तरह से बातचीत करके अपना फोन काट देता है। पुलिस वाले जान लेते हैं कि जेसमिन झूठ बोल रहा है। सुधी से कहने लगता है कि तुम दोबारा फोन करो। जब सुधी दोबारा फोन करता है तो जेसमिन का फोन स्विच ऑफ हो चुका होता है।
तो नोबल समझ जाता है कि जैस्मिन कुछ छुपा रहा है। नोबल फटाफट से उस जैस्मिन का फोन ट्रैक करवाने लगता है। पता चलता है कि वो एर्नाकुलम में ही है। नोबल एक टीम को लेकर उस लोकेशन पर जाने लगता है, उस जैस्मिन को ढूंढते हुए। उसी वक्त एक और पुलिस वाला नोबल को फोन करके एक और शॉकिंग बात बताने लगता है। वो ये कि वो जैस्मिन अक्सर उस पुराने स्टेडियम के पास जाया करता था। जब भी जैस्मिन वहाँ पर आता, गली के सारे कुत्ते इसको घेर लेते। खैर अब नोबल के साथ साथ वो सुधी भी होता है। रास्ते के दरमियान में सुधी जैस्मिन के बारे में और कुछ बातें बताने लगता है। म्यूजियम के हादसे के बाद जब जैस्मिन और सुधी को सस्पेंड कर दिया था, तो जैस्मिन सुधी के पास आया। जैस्मिन अपना दुख दर्द सुधी को बताने लगता है कि टेरी से कितना प्यार करता है। डॉग स्क्वाड में आने के बाद ही इस जैस्मिन को एक पहचान मिली। लोग कहने लगे थे, ये देखो टेरी का जैस्मिन आया है। अब वही टेरी इस जैस्मिन को भूल गया। टेरी की हालत के बारे में जानते हुए भी जैस्मिन सुधी से कहने लगता है कि मैं बाबू सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं उस टेरी को गोद ले लूंगा, मतलब अडॉप्ट कर लूंगा। मैं खुद उसकी केयरिंग करूंगा, ट्रीटमेंट कराऊंगा। सो दूसरे दिन जैस्मिन उसी तरह से वो बाबू के पास जाकर यही बात कहने लगता है। वही डॉग स्क्वाड का इंचार्ज वो बंदा जैस्मिन से कहने लगता है कि फिलहाल टेरी का ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसी हालत में अडॉप्शन पॉसिबल नहीं होगा और ऊपर से तुम सस्पेंड भी हो चुके हो। वो टेरी खुद तुम्हें भूल गया, तुम क्या संभालोगे जैस्मिन। जैस्मिन इस बाबू को अपने बचपन का एक इंसिडेंट सुनाने लगता है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि सीरीज की स्टार्टिंग में एक बच्चे को दिखाया गया था ना, जिसके पास एक काला कुत्ता होता है। वो बच्चा और कोई नहीं, ये जैस्मिन होता है और वो काला कुत्ता इसी जैस्मिन का होता है। जैस्मिन का फादर हमेशा दारू पीकर इधर उधर टल्ली रहता। इसका फादर भी जानवरों से बहुत प्यार करते रहता है। एक दिन जब जैस्मिन का फादर किसी रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते में इसको सांप नजर आया। गांव वाले उस सांप को देखकर पत्थर से मारने लगे, लेकिन जैस्मिन का फादर उस सांप के पास जाकर उसकी जान बचाई, उसकी मरहम पट्टी कराई, उसको और अच्छे से ट्रीटमेंट करवाने के लिए उस सांप को अपने शर्ट के अंदर रख लिया। ये देखकर गांव वाले दोबारा जैस्मिन के फादर को पत्थर से मारने लगे, तो वो सांप जागकर जैस्मिन के फादर को डस लिया। उसी वक्त जैस्मिन का फादर नीचे गिर गया, तड़पने लगा, लेकिन कोई भी बंदा इसकी मदद नहीं की। उस वक्त जैस्मिन का वो काला कुत्ता उसके फादर के पास आकर इसका साथ देने की कोशिश की। यही सीन कुछ टाइम पहले दिखाया था। सो जैस्मिन की बातें सुनने के बाद वो बाबू जैस्मिन को डॉग शेल्टर पर भेजता है, एक छोटी सी ट्राई मारने के लिए। सो दूसरे दिन जैस्मिन टेरी को देखने के लिए उस डॉग शेल्टर पर जाता है। उसी वक्त वो लेडी डॉक्टर भी इस शेल्टर होम पर आती है, क्योंकि कल रात ही वो टेरी मर गया था। वहाँ की स्टाफ जैस्मिन को सच नहीं बताते कि टेरी मर चुका है, बस यही कहने लगते हैं कि उसकी तबीयत बहुत ही खराब है। बाद में जब जैस्मिन पर्सनली उस लेडी डॉक्टर से जाकर मुलाकात करता है, तो इसके जरिए से जैस्मिन को सच्चाई पता चलती है कि टेरी मर चुका है। उस अयप्पन ने टेरी को मार दिया और यहाँ की स्टाफ ने टेरी को ऑलरेडी दफना चुके हैं। यह सुनने के बाद जैस्मिन शॉक में रह जाता है। टेरी के कब्र के पास जाकर बहुत अफसोस करने लगता है। खैर प्रेजेंट डे पर नोबल और उसकी टीम मेंबर्स उस लोकेशन पर जाने लगते हैं जहाँ पर जैस्मिन का फोन एक्टिव में था। शहर से बहुत ही दूर होता है वो एरिया। एक छोटी नाव के जरिए से ट्रैवल करके पुलिस वाले वहाँ तक पहुँचते हैं। उस घर के अंदर जाकर देखने पर शॉकिंगली जैस्मिन अपने आप को फांसी लगा चुका होता है और इसी तरह घर की कुछ तलाशी लेने पर काफी सारी बदबू आ रही होती है, कुछ खून के धब्बे भी होते हैं। उसी वक्त नोबल ये ऑब्जर्व करता है कि जैस्मिन अभी भी मरा नहीं, इसकी सांस अभी भी चल रही है। फटाफट से सारे पुलिस वाले इस जैस्मिन को नीचे उतारने लगते हैं। ये सब कुछ होने के बाद जैस्मिन का ट्रीटमेंट चलने लगता है, लेकिन पुलिस वाले जो भी सवाल पूछे जैस्मिन कुछ भी जवाब ही नहीं दे रहा होता, चुपचाप बैठे रहता है। अब पुलिस वालों को तो ये केस क्लोज करना पड़ेगा, इसलिए अपनी इमेजिनरी स्टोरी बनाने लगते हैं। इस तरह से ये सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। चलिए इन शॉर्ट में मैं आपको इस सीरीज की समरी बता देता हूँ। एक्चुअली हुआ ये होता है कि अंबली राजू नाम का एक कांस्टेबल होता है। इसके काफी सारे बड़े बड़े कनेक्शंस होते हैं, काले धंधे के, सफेद धंधे के, कुछ माफिया गुंडे लोगों को भी जानता है ये। सो एक दिन कर्नाटका पुलिस वाले एक फ्रॉड केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए केरला पर आए, तो उनके सामने कुछ सस्पेक्ट के नाम निकल कर आए। उनमें से मिथिलाज का भी था और उसी तरह अंबली राजू का भी नाम था। जब कर्नाटका के पुलिस वालों को ये बात पता चली कि राजू एक पुलिस वाला है, तो राजू से रिश्वत मांगने लगे कि अगर तुम हमें 20 लाख रुपए दोगे तो लिस्ट में से तुम्हारा नाम हटा देंगे, रिटायरमेंट होने के बाद तुमको पेंशन वगैरह आएगी, अगर इस उम्र में तुम सस्पेंड हो जाओगे तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा। इस तरह से ब्लैकमेल करने पर मिथिलाज उनको 10 लाख रुपए देता है। अब राजू के पास तो 10 लाख रुपए मौजूद नहीं होते, ये दूसरों की मदद करना ही जानता है,
इसलिए अयप्पन से मदद मांगी। और वो हेल्प ये है कि रिसेंटली एक म्यूजियम में चोरी हुई थी ना। चोरी होने के बाद जैस्मिन अपने टेरी को लेकर उस म्यूजियम पर पहुंचा वह इंस्पेक्शन के लिए। टेरी को बीमारी होने की वजह से वहाँ की काफी सारी चीजें खाने लगा। उसी में से एक एंटिक पीस को भी खा लिया, वही रिंग। अयप्पन उसी डॉग शेल्टर में काम कर रहा था ना। सो राजू और अयप्पन के बीच इसी के बारे में बात हुई थी। इसलिए उस रात अयप्पन मौका देकर उस टेरी के ब्लॉक में जाकर उसे मार के उसका पेट चीर के उस रिंग को हासिल कर लिया और फटाफट से वहाँ से भाग निकला। कोयम्बतूर जाकर डीलिंग वगैरह करके पैसे को हासिल कर लिया। दूसरे दिन जैस्मिन उस डॉग शेल्टर पर आया वही टेरी को देखने के लिए। तो तभी इसको ये बात पता चली कि टेरी तो कब का मर चुका है और इसकी वजह है अयप्पन। जब अयप्पन वापस केरला आ रहा था तो जैस्मिन अयप्पन को किडनैप करके इसको मार दिया। इसके टुकड़े टुकड़े करके गले के कुत्तों को खिलाने लगा। सो उसके बाद जैस्मिन अयप्पन का नाम बोलकर इस अम्बली राजू को भी किडनैप कर लेता है, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही टेरी मर चुका है ना। और जैस्मिन टेरी से बहुत प्यार करते रहता है। राजू को भी मार के उसके टुकड़े टुकड़े करके वहाँ के गली के कुत्तों को खिला देता है। और वही का एक कुत्ता राजू की उंगली खाकर सड़क के किनारे पर आकर वॉमिटिंग कर दिया। यही कटी हुई उंगली पुलिस वालों को नजर आई थी। जब सुधी ने जैस्मिन को फोन किया था उसी वक्त जैस्मिन ने जान लिया कि पुलिस वाले इसके पास आ रहे हैं, इसलिए अपने आप को फांसी लगाने लगा। लेकिन लकीली पुलिस वाले इसकी जान को बचा लेते हैं। सच में भाई साहब, ये एक बंदा एक कुत्ते के लिए 2 लोगों को मार दिया। दिस इज कॉल्ड प्योर लव। खैर सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।